नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे 4 सेगमेंट, जिनमें शामिल है मंत्रालय से, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन चारों ही सेगमेंट्स में होती है कुछ ऐसी विशेष जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सेगमेंट मंत्रालय से। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब कृषि में नवाचार हो रहे हैं और इसके अंतर्गत आती है 00 सरसों। और इसी समूह के अंतर्गत आने वाली जो फसल की प्रजातियां हैं वो न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए बल्कि पशु आहार में भी उपयोगी साबित हो रही हैं। और इसी संदर्भ में हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कृषि मंत्रालय के फसल विभाग के उपायुक्त डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया। आज हम 00 सरसों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। 00 एक प्रजाति नहीं है, एक सरसों का समूह है जिसके अंतर्गत प्रजातियां आती हैं। 00 से तात्पर्य हमारा ये रहता है कि लो यूरिक एसिड और लो ग्लूकोसिनोलेट। अभी एक नया कॉन्सेप्ट भी आया है 000 सरसों। 000 में लो यूरिक एसिड, लो ग्लूकोसिनोलेट और लो फाइबर होता है। 00 के बारे में जो परिभाषा है, यूरिक एसिड का मतलब 2% से कम होना चाहिए तेल में, और ग्लूकोसिनोलेट 30 माइक्रोमोल प्रति ग्राम से कम होता है तो वो क्वालिफाई करते हैं 00 समूह में। अभी हाल ही में पूसा संस्थान ने एक प्रजाति विकसित की है जो कि PD-Z1 या फिर पूसा 00 मस्टर्ड 31 के नाम से जानी जाती है। पहले तो यह प्रजाति केवल दिल्ली के लिए इसका वो किया गया था कि दिल्ली के लिए है, लेकिन अब इसको पंजाब, हरियाणा, जम्मू और उत्तरी राजस्थान के लिए भी इसकी सिफारिश की गई है। यह वैरायटी लगाई जा सकती है, यह PD-Z1। और इसकी उपज जो होती है वह 23 से 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आ जाती है। पर इसमें तेल की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, लगभग 41% तक तेल इसमें होता है। और 140 से 150 दिन में यह प्रजाति पक भी जाती है। साथ ही इसमें क्या होता है, इस सरसों में जो चरपराहट जो सरसों में आप लोग जानते हैं, जो थोड़ा वो रहता है, वो इसमें कम रहता है या रहता ही नहीं है, बल्कि ये मीठा होता है। तो इसका तेल तो अच्छा होता ही होता है, बल्कि जो खली होती है, खली भी मीठी होती है, तो जिससे कि जानवर या पोल्ट्री में इसका काफ़ी अच्छा उपयोग होता है और बड़े चाव से जानवर भी खाते हैं उसकी खली। यूरिक एसिड जो होता है हमारे यहाँ की सरसों में 50% तक है, जबकि इसमें 2% से कम होता है। यूरिक एसिड हमारे विशेष तौर से जो हृदय रोग है उसमें नुकसान पहुंचाता है, तो हृदय रोगियों के लिए यह सरसों काफ़ी अच्छी है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं अगला सेगमेंट विज्ञान और किसान। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूकर पालन के बारे में। सूकर पालन अब एक तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय है और सूकर पालन को ज़्यादातर मांस के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि जो मादा सूकर है वो साल में 2 बार बच्चे देती है और इसके अंतर्गत वो एक बार में 10 से 12 बच्चे पैदा कर सकती है। तो किस तरीके से आप भी कर सकते हैं सूकर पालन और कैसे इससे लाभ ले सकते हैं, जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। सूकर पालन दूसरे पशुओं की तुलना में कम खर्चीला है। मवेशियों का 1 किलो वजन बढ़ाने में जहां 10 से 20 किलो चारा देना पड़ता है, वहीं सूकर को सिर्फ 4 से 5 किलो आहार की ही जरूरत होती है। इसके अलावा दूसरे पशुओं की तुलना में सूकर घटिया किस्म के खाद्य पदार्थ जैसे सड़े हुए फल, अनाज, रसोई घर की जूठन सामग्री, फार्म से प्राप्त पदार्थ, मांस, कारखानों से प्राप्त अनुपयोगी पदार्थ का भी आसानी से सेवन कर लेता है। सूकर के बच्चों को अच्छा भोजन मिले तो 6 महीने में 50 से 60 किलो के हो जाते हैं। 2 साल में इनका वजन 150 से 200 किलो तक पहुंच जाता है। इसके मांस में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, जबकि बाल ब्रश बनाने में काम आते हैं। और एक हट्टा कट्टा सूकर साल में करीब 1 टन खाद भी दे सकता है। व्यावसायिक रूप से सूकर पालन करने वालों को चाहिए कि इनका आवास साफ सुथरा और हवादार रखें। सूकरों के आहार पर
बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा देखा गया है कि कुल खर्च का 75% आहार पर ही खर्च होता है। खाने में मकई, मूंगफली की खली, गेहूं का चोकर, मछली का चूरा, खनिज लवण, विटामिन और नमक का मिश्रण दिया जाता है। मिश्रण को प्रारंभिक आहार, बढ़ोतरी आहार, प्रजनन आहार में जरूरत के अनुसार घटाया बढ़ाया जाता है। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हम सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के बारे में। किसान भाइयों बहनों, जब भी हम सिंचाई की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में दो ही पद्धतियां आती हैं, एक है फव्वारा और एक है टपक सिंचाई। लेकिन अब कृषि के अंदर भी बहुत सारी नई नई तकनीकें आ चुकी हैं जिनके बारे में भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के। जो प्रचलित पद्धति है सिंचन की, तो उसमें क्या होता है कि प्रचलित में सरफेस फ्लडिंग है या रिजेस एंड फरो है, बॉर्डर है या बेसिन है, तो उसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होने से वो पानी एक समान रूप से खेत में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एक समान रूप से पीक को या क्रॉप को उपलब्ध नहीं होता, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो क्रॉप का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो एक समान नहीं मिलता, एक जैसे गुणवत्ता का नहीं मिलता, उसका यील्ड भी अच्छा नहीं मिलता, और हमें फिर वीड की ग्रोथ होती है, फिर लेबर की कॉस्ट ज़्यादा लगती है, सिंचाई का टाइम ज़्यादा लगता है, पंप की एचपी भी ज़्यादा लगती है। तो उसका उपाय है कि हमें आधुनिक सिंचन पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। तो ये आधुनिक सिंचन पद्धति जो है, तो उसमें करीबन ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, माइक्रो जेट है, लैंडस्केप इरिगेशन है, ओवरहेड स्प्रिंकलर्स है, देन रेनगन है, और कुछ हद तक हम जब क्लाइमेट कंट्रोल का में ग्रीन हाउस में यूज़ करते हैं तो वहाँ एंटीलिक फॉगर्स भी हमें यूज़ करना पड़ता है। हमारे यूनिवर्सिटी ने फुले इरिगेशन शेड्यूलर ये ऐप विकसित किया है, मोबाइल में ये फ्रीली अवेलेबल है, आप किसान बंधु इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप के जरिए हमें क्रॉप इवापोट्रांसपिरेशन कितना है, और वो डिपेंडिंग ऑन दैट क्रॉप इवापोट्रांसपिरेशन, जो कि हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड सनशाइन आवर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारा किसान बंधुओं को हमारा उनका संच कितना टाइम चालू रखना है, ये मैसेज हर रोज़ मोबाइल पे आ जाता है। हमारे महाराष्ट्र और हमारा महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के कार्यक्षेत्र के 10 जिले में अभी मोर देन 10,000 फार्मर्स ये फुले इरिगेशन शेड्यूलर ऐप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा और किसी फार्मर को अगर इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम यहाँ इस इरिगेशन पार्क हमने जो बनाया है, यहाँ फार्मर हमारे किसान बंधु आ सकते हैं, ये सब सिस्टम देख सकते हैं, और इसी माध्यम से हम किसान बंधुओं को, सभी किसान बंधुओं को अनुरोध कर रहे हैं कि आधुनिक सिंचन पद्धतियों का इस्तेमाल करके आप खत, न्यूट्रिएंट्स और पानी पेड़ को जो लगता है और क्रॉप को जो लगता है, सही मात्रा में, सही जगह पे, सही टाइम पे,
सही ड्यूरेशन पे दे, ताकि उनका इनकम, उनका क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, ज़्यादा हो, और किसान बंधुओं को हम अच्छी आमदनी मीन्स अच्छा नफ़ा, अच्छा प्रॉफिट मिल सके। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली प्रेशर के सिद्धांत पर काम करती है। प्रेशर के लिए इनमें पंप लगे होते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कई तरह के फिल्टरों की भी जरूरत होती है। इनका काम रेत, शैवाल और पत्ती वगैरह को साफ करके पानी से अलग करना है। फर्टिगेशन के सभी इक्विपमेंट हमने लगा रखे हैं। उसमें हमने वेंचुरी लगा रखी है जो बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे चलती है। बहुत ही चीप है वो, 1,500 से 2,000 में आ जाती। फर्टिगेशन के सभी इक्विपमेंट हमने लगा रखे हैं। उसमें हमने वेंचुरी लगा रखी है जो बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे चलती है। बहुत ही चीप है वो, 1,500 से 2,000 में आ जाती है। उसके बाद फर्टिलाइज़र इंजेक्शन पंप है जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। बहुत एक्यूरेट फर्टिगेशन उससे हम कर सकते हैं, वो हमने लगाया है। उसके बाद डोजिंग पंप हमने लगाया है। सपोज़ ग्रीन हाउस है या सेंसिटिव क्रॉप्स है तो डोजिंग पंप हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी कीमत 35,000 से ज़्यादा है। तो फिल्ट्रेशन में भी सभी जो फिल्ट्रेशन के इक्विपमेंट है वो कंपलसरी नहीं है। तो पहले हमने हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर के तीनों टाइप लगाए हैं। तो पहला हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर, जब भी पानी में मिट्टी के ज़्यादा बड़े बड़े हेवी पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर लगता है। उसके बाद हमने सैंड फ़िल्टर लगाया है। सैंड फ़िल्टर मीन्स वालू की गाड़नी उसको बोलते हैं। तो जहाँ पानी का सोर्स ओपन वेल है या फार्म पॉन्ड है कि जिसमें शैवाल आने की संभावना है या ऑर्गेनिक मैटर, पेड़ के पत्ते मिल जाने की संभावना होती है, तो वो दूर करने के लिए सैंड फ़िल्टर लगता है। जो स्क्रीन फ़िल्टर है उसकी जो स्क्रीन है तो 120 मेश है। उसकी जो होल्स है उनकी साइज़ 120 मेश है। लेकिन ये स्क्रीन फ़िल्टर कंपलसरी है। तो जो फिज़िकल पार्टिकल्स है, फिज़िकल पार्टिकल सेपरेट करने के लिए स्क्रीन फ़िल्टर लगता है। लैटरल वाइंडर सिंपल सा इक्विपमेंट है, वो करीबन 2,000 में मिलता है मार्केट में। हम वर्कशॉप में तैयार भी कर सकते हैं। तो वहाँ से हम उसका यूज़ करके लैटरल की गड्डी बना के हम ऊपर टांग सकते हैं, एक बाम्बू को या कोई वुडन पिलर को, ताकि रैट्स या कोई एनिमल उनको ख़राब ना करे। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में किसान इस प्रणाली को देखने के लिए आते हैं। जिन किसानों को प्रणाली पसंद आती है वो अपने खेतों में इसे लगवा भी लेते हैं। यहाँ नौजवानों और छात्र छात्राओं को भी आने की अनुमति है। इन युवाओं को पानी के महत्व और उसे बचाने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान।
विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में भी अब हमारे युवाओं के लिए दरवाजे जो है वो खुलते जा रहे हैं और जो हमारे युवा हैं वो कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपना योगदान देना भी चाहते हैं। इसी संदर्भ में आइए आज आपको जानकारी देते हैं हम कि जैविक खेती अगर आप कर रहे हैं उसमें किस तरीके से आप स्टार्टअप कर सकते हैं, कैसे उसकी शुरुआत कर सकते हैं और कैसे उससे आर्थिक लाभ हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा ये सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज बात एक ऐसे ही किसान रवदीप सिंह की करते हैं जो पंजाब के रहने वाले एक सफल किसान हैं, जिन्होंने अपने फार्म पर रसायनों का इस्तेमाल ना करके 11 साल से जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया है, जिससे वे लाभान्वित भी हो रहे हैं। 2009 में मेरे मदर बीमार हुए, उनको कैंसर था, तो वहाँ से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। उससे पहले मैं केमिकल फार्मर ही था, सब्जियों की खेती करता था और काफ़ी केमिकल यूज़ करता था। तो सबसे पहले तो मेरे को लगा कि यार जो हम खा रहे हैं तो वो तो सबसे पहले हमारे घर में ही हमें नुकसान दे रहा है। तो वहाँ से मेरी सोच थोड़ी बदलनी शुरू हुई। 2011 में मैंने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे शुरू की। तो शुरुआत में मैं बासमती और गेहूं की फसल करता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सीख रहा था ये बातें, कुछ खेती विरासत मिशन जो NGO है उसके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग्स की। KVK के साथ एक यहाँ हंडिया में एक ट्रेनिंग वहाँ पे भी लगाई थी। तो मेन बात जो सीखने में आई वो थी कि क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। अब पिछले 4-5 साल से मैंने बासमती की खेती तो बंद कर दी है और पूरा एक जो कहेंगे कि मिक्स्ड क्रॉप वाला जो सिस्टम है वो शुरू किया हुआ है। और इस वक्त मेरे पास मेरे खेतों में पूरे साल में 40 के आसपास फसलें होती हैं, जिसमें इस वक्त गेहूं, सरसों, अलसी, सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स भी हैं और दालें भी हैं। तो वो सारी फसलें सारा साल लगभग चलती रहती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसान अगर 1 या 2 फसल की जगह पर मिश्रित खेती को अपना ले, जिसमें मुख्य फसलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दलहनी फसलें लगाई जाती है, तो किसान ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। इसी सोच को अपनाकर रवदीप सिंह भी अपने खेतों में मिश्रित खेती कर रहे हैं। इनके खेत में लगभग 40 तरह की फसलें लगी हुई है, जैसे गेहूं, अलसी, सरसों, दलहनी फसलें, सब्जियां और फल। इन सभी फसलों की खेती रवदीप सिंह जैविक पद्धति द्वारा ही करते हैं। इस जो खेती से जो हमें उपज होती है, हमारी वो 3 तरह की मार्केट है जिसको हम कवर करते हैं। एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर से, हमारे खेत से ही बिकती हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, जैसे गेहूं है या सरसों वगैरह, अलसी वगैरह। दूसरा सामान हम शनिवार को यानी हफ्ते में एक दिन बरनाला शहर में, हमारा यहाँ शहर है पास में, उसमें हम एक दिन की फार्मर्स मार्केट लगाते हैं। उसमें हमारी सारी सब्जियां, फल, जो भी हमारा मतलब सामान होता है रिटेल वाला, वो वहाँ बिकता है। और तीसरी मार्केट हम जो जनरल मार्केट है, आम मंडी है जो अपनी शहर की, हम उसे कवर करते हैं। जो हमारे पास बल्क प्रोडक्शन होती है, चाहे वो फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों, तो हम तीनों तरह की मंडी को लेके चलते हैं। तो उसमें ऐसा है कि हमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। बाकी जो आज से 10 साल पहले जो हमारा खर्चा था लेबर का, जो काफ़ी ज़्यादा था और मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी जो है कि इस वक्त हमारा खर्चा काफ़ी डाउन आ गया है और फसलें जो हैं वो पहले से ज़्यादा, पैदावार भी अब अच्छी हो गई है 10-11 साल में। तो अभी हमारी आमदन बढ़ी है और थोड़े खर्चे कम हुए हैं।
रवदीप सिंह की कड़ी मेहनत और जैविक विधि की तरफ रुझान को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के वैज्ञानिक भी इनके संपर्क में आए। उनका मकसद रवदीप को जैविक पद्धति के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराना था। साथ ही रवदीप को मिश्रित खेती के बारे में जानकारी देना भी था। पढ़े लिखे होने के कारण रवदीप सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर जैविक खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी ली और आज वे विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त हुए तमाम जानकारियां हासिल कर जैविक पद्धति को अपनाकर अपने फार्म पर खेती कर रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, अपने इस सेगमेंट के जरिए हर बार हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जो कि लाभप्रद हो सके आपके लिए। आइए आज हम अपनी जो हमारी किसान महिला बहनें हैं उनके लिए कुछ विशेष जानकारियां लेकर आए हैं। अगर हमारी किसान महिला बहनें समूह बनाकर, एक गुट बनाकर अगर कृषि के क्षेत्र में या फिर पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पर सफलता हासिल कर सकती हैं। आइए कृषि सखी के संदर्भ में लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां। ग्रामीण भारत के हृदय में एक मूक क्रांति जड़ें जमा रही है। स्थायी कृषि परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति कृषि सखियों से मिले। ये पहल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 70,000 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित करने और कार्यान्वयन के लिए उन्हें मैनेज हैदराबाद द्वारा पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित करने के लिए है। ये कृषि के भविष्य को आकार देने वाले परिवर्तन और सशक्तिकरण की कहानी है। कृषि सखी SRLM द्वारा पहचाने गए गांव की महिला है। उनको प्रशिक्षित ग्रामीण कृषि सेवाओं में अंतर को पाटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। स्थानीय होने के नाते स्थानीय भाषा, संस्कृति, प्रथाओं और किसानों की समस्या को अच्छे से समझती और जानती हैं। कृषि सखियां, जिनमें से अधिकांश किसान स्वयं बेहतर समझते हैं और अपने दोस्तों, परिवारों, गांव को अधिक भरोसेमंद तरीके से समझाने में लाभप्रद स्थिति में हैं। कृषि सखियां सिर्फ कृषि मार्गदर्शक नहीं हैं, वे किसान हैं, किसानों के मित्र हैं, सामुदायिक संसाधन हैं और जागरूकता पैदा करने वाले हैं, जो प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए अनुसंधान संस्थानों के नवाचार को जमीनी स्तर से जोड़ रही हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय KVK SRLM में 5 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन कृषि सखी को सफल प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि सखियों को जागरूकता पोस्टर, अध्ययन सामग्री और व्यवहारिक शिक्षण उपकरण प्राप्त होते हैं। कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान को क्षेत्र प्रदर्शनों और एक्सपोजर विजिट्स द्वारा पूरक किया जाता है। पूरा होने पर कृषि सखियों का उनके ज्ञान और कौशल के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाता है। ये प्रमाणीकरण उस ज्ञान का प्रमाण है जो अन्य किसानों को प्रदान किया जा सकता है। प्रमाणित कृषि सखियां किसानों की जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए पैरा विस्तार कार्यकर्ता, सामुदायिक संसाधन बन जाती हैं और किसानों, KVK कृषि और संबंध विभागों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। कृषि पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल विविधता, स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा पर ज्ञान से सुसज्जित वे अपने गांव में टिकाऊ खेती की रीढ़ बन जाती हैं। कृषि सखियां NMNF जैव संसाधन केंद्र, PMFBY और कई अन्य योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और किसानों को इन पहलों के लाभों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। परिवर्तन के क्षेत्र में कृषि सखियां प्रगति के बीज हैं, जो टिकाऊ कृषि के भविष्य का पोषण करती हैं।
ग्रामीण भारत को नया आकार देने वाली इन असाधारण महिलाओं का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों। तो अभी आपने देखा हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। अगर आप कृषि दर्शन कार्यक्रम के लिए अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। और अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे और वहां जाकर आप एक बार फिर से देख सकते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम को विस्तार से। तो हमारे आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।